गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम लोग सीसैट स्टार्ट कर रहे हैं वीकेंड बैचेस पे। ठीक है, अब सीसैट इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसा है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ये सब आज डिस्कस करेंगे। और एक तरह से ये इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। मेन जो क्लास रहेगी वो नेक्स्ट वीकेंड से हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो हम सबको पता है कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं? 2 होते हैं। ये हो गया जीएस पेपर और एक हो गया हमारा पेपर 2। ये पेपर 2 है हमारा, क्या है? सीसैट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जीएस पेपर 1 में हमारा क्या क्या है? हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इस पे बहुत फोकस करते हैं, बहुत फोकस करते हैं इस पे। सबको उनसे पूछ लो तो क्या होगा, सारी आधे से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स की चीज़ें होंगी, हिस्ट्री की चीज़ें होंगी, वो सब क्या होंगी? एकदम रटी हुई होंगी, याद होंगी, पर वो इसको लाइटली ले लेते हैं। आपको यूट्यूब चैनल्स पे या कहीं भी देखने को मिलेगा, हज़ारों लोग कमेंट करते हैं, सर मेरा जीएस में 109 मार्क्स आ रहा है, 110 मार्क्स आ रहा है, पर हम कहाँ फेल हो गए? सीसैट में। मतलब सीसैट उनसे क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस पर क्या कर रहे हैं? फोकस नहीं कर रहे हैं। वो इस पर फोकस कर रहे हैं उनको जो लगता है जिससे मेरिट बन रहा है। ठीक है, पर अगर आप यहीं आपका कैंसिल हो गया, आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो कोई मतलब है आपकी इस प्रिपरेशन का? आपने जो इतना मेहनत किया है, चीज़ों को याद किया है, नोट्स बनाए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा है लगातार, कोई पॉइंट है उस चीज़ का? तो क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक अच्छा एस्पिरेंट वही होगा जो दोनों में बैलेंस लेके चलेगा। ठीक है, और एक अच्छा सिविल सर्वेंट भी वही होगा जो बैलेंस लेके चलेगा। तो हमें पता है कि जब ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आखिरी के 1 महीना, आखिरी के 2 महीना, 2.5 महीना, या फिर पेपर को पिक एंड चूज करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेंगे या सिर्फ रीजनिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या फिर जिसको मैथ्स आती है वो सोचता है कि सिर्फ मैं मैथ्स सॉल्व कर लूँगा, पर पेपर में ऐसा होता नहीं है। वो हर साल क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस पर फोकस करना है। ठीक है, अब बात यह आई कि सीसैट की ज़रूरत क्यों है, क्यों नहीं है। ठीक है, तो ए से मतलब हो गया हमारा एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड मतलब हो गया एक तरह से स्किल हो गया, प्रतिभा हो गई कि आप कैसे अपने आप कोई जो एप्टीट्यूड है वो पेपर में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 2013 तक ये शायद नहीं था, 12 तक, उसके पहले पेपर 1 पेपर 2 होता था ऑप्शनल, उसके बाद ये हमारा क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ। अब ऐसे देखा होगा कैट भी होता है, ठीक है ना, वो किसके लिए होता है? एमबीए के लिए होता है, आईएएम्स के लिए होता है। फिर एक होता है मैट होता है, वो किसके लिए होता है? मैनेजमेंट के लिए होता है। तो वो क्या करते हैं? वो मैनेजमेंट का एप्टीट्यूड चेक करते हैं। वो पेपर ऐसा बनता है वो जो मैनेजमेंट का एप्टीट्यूड चेक करेगा। ये कैसा कर रहा है? सिविल सर्विसेज का, कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं कि नहीं, आप मुश्किल परिस्थितियों में अपने डिसीजंस ले पाते हैं कि नहीं, या फिर आप उस ब्रॉड लेवल पे अपना माइंड खोल के सोच पाते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके इसने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब सिविल सर्विसेज की कुछ स्किल्स होंगी ना। अब क्रिकेटर को बोलो कि सिविल सर्वेंट बन जाए तो बनेगा? नहीं, सिविल सर्वेंट्स की अपनी एक स्किल होगी। ठीक है, आईएएस का सैनिक बन सकता है, मतलब बहुत मेहनत करेगा, ट्रेनिंग करा दी तो करा देंगे, पर सैनिकों की कुछ क्या होती है? अपनी स्किल्स होती हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स की वैसी क्या होता है? अपनी स्किल्स हैं। तो वो कौन चेक कर रहा है? ये पेपर चेक कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो ये पेपर है बेसिकली हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी, जिसे मैथ्स भी बोल सकते हैं, इसे मैथ्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये मैथ से ही रिलेटेड है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म, अभी इसको और भी समझेंगे आगे कि ये क्या है। ये मोटा मोटा ओवरव्यू है। ये 4 हमारे मेन चीजें हैं। रीजनिंग है हमारा और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये हमारी 4 मोटी मोटी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सीसैट पेपर में, अच्छा आप लोग तो एस्पिरेंट्स हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं? हाँ, श्योर हो? पक्का? कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है आवाज में?
80 आते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना क्वालिफाइंग है, कितना 30, किसी ने 35 बोला, तुमने 35 बोला, 33.33%, ठीक है। यानी कितने नंबर हो गए, 66.66 नंबर हो गए, ठीक है। मोटा मोटा कह लें तो कितना हो गया, 67 नंबर हो गया, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन करेंगे कि 67 पे पहुंचे, ठीक है। ये तो अभी हम लोग को सीखना है ना, यही तो मैथ्स है। ये जो चीज है ये आप लोग को कैसे आ रही है, ये मैथ्स है। अभी ये मैं क्वेश्चन बना के पूछ दूंगा कि भैया बताओ इसका कितना 1/3 होगा या किसका कितना 33% होगा, वो नहीं याद आएगा, पर ये आप लोग मुझसे कर ले रहे हो, ठीक है। तो 80 में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, अराउंड बस 27 करने, कितने करने। पर जब से सीसैट क्वालिफाइंग हुआ है तब से पेपर में ये 27 क्वेश्चंस खोज पाना ही अपने आप में टास्क है। मतलब कैसे ये 27 क्वेश्चंस करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, ठीक है। 1/3 का क्या मतलब हो गया कि हर 3 पे एक, मतलब हर 3 क्वेश्चन पे आपका एक सही वाला हट जाएगा, ठीक है। हर 3 सही क्वेश्चन पे एक, हर 3 गलत क्वेश्चन पे एक आपका सही क्वेश्चन हटा देंगे वो लोग, ठीक है। तो आपको ये भी करना है कि अब पेपर में ऑब्वियसली कोई तो ऐसा होगा नहीं कि जो आएगा बोलेगा 27 करूंगा, 27 के 27 सही। ऐसी एफिशिएंसी है किसी की, ऐसी हो सकती किसी की, मतलब 1-2 लोग मिल जाएंगे जिनकी बहुत प्रैक्टिस होगी, बहुत। पर ये पेपर में है ही नहीं ऐसा। 20 क्वेश्चन रीजनिंग दे देगा, 20 क्वेश्चन मैथ्स दे देगा, कॉम्प्रिहेंशन मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी 100% सही कर देगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे 30-35 क्वेश्चन जो आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के, गारंटी ले सकता हूं कि किसी के अंदर नहीं होगा कि वो 100% सही कर देगा, कि सारे के सारे। 1-2 गलत तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। हमारा लाइफ बॉय भी क्या करता है, 99% जंप्स क्लियर करता है। 1% के क्या करता है, वो भी मार्जिन देता है कि भाई हमसे नहीं होगा, तो हम भी मार्जिन लेके चलते हैं, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन करने हैं। अभी 27 क्वेश्चन बहुत टफ भी हो सकते हैं खोजना, और बहुत अगर प्रैक्टिस की हो तो ईजी भी है पिक करना। इस 27 क्वेश्चन में आपको चूज करना है किसमें से, इन चारों में से। किसमें से, एक मिनट, ये 27 क्वेश्चन होंगे हमारे, इन 4 में से हमें करना है, ठीक है। अब सबका अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग क्या करेंगे कि हम रीजनिंग को फोकस कर लेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे कि हम रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को कर लेंगे। 27 तक तो पहुंच जाएंगे आराम से, क्योंकि 30 अभी मैं बताऊंगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोग होंगे जो मैथ्स में ठीक होंगे तो वो बेसिक न्यूमरेसी कर लेंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। कुछ लोग होगा जो थोड़ा थोड़ा सब में ठीक ठाक होंगे, वो कोशिश करेंगे कि हम सब करने की कोशिश करें, ऐसा भी होता है, ठीक है। पर ये यूपीएससी का पेपर है, यूपीएससी को ये भी बोला जाता है ना कि अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो आप गए इस तैयारी से कि जा रहा हूं मैं न्यूमरेसी और डीआई करके आ जाऊंगा, पता चला डीआई ऐसी पूछ ली, हालत खराब। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करी नहीं, रीजनिंग मुझे आता नहीं, क्या हो गया। और पेपर अब घर पे क्या बोलेंगे, घर पे बोलेंगे पापा बहुत मेहनत की है, जीएस में मेरे 110 आ रहे थे 200 में से, कहाँ रह गए, सीसैट में। सबको बोलने का बहाना भी हो जाएगा एक कि यार सीसैट नहीं हुआ क्लियर, जीएस तो मेरे को बहुत आती थी, बहुत आती थी। होता है, नॉर्मल है, सब करते हैं ऐसा, ठीक है। तो या फिर कुछ लोग होंगे जिनको कॉम्प्रिहेंशन, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, इंग्लिश स्किल अच्छी होगी, या हिंदी स्किल, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। जिसकी पढ़ने की क्षमता अच्छी होगी, समझने की क्षमता अच्छी होगी, जो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, बहुत अच्छे से समझता होगा चीज़ों को, वो क्या कर लेगा, कॉम्प्रिहेंशन करने की कोशिश करेगा और इनमें से एक प्रैक्टिस कर लेगा। पर कॉम्प्रिहेंशन अब क्या है कि 2017 के पेपर में क्या हुआ था, 29 क्वेश्चन थे कॉम्प्रिहेंशन पे और 28 पैसेजेस थे। मतलब कि हर पैसेज का अपना एक क्वेश्चन था। ये भी नहीं हुआ कि जनरली कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, उस पर 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो कि टाइम सेव करते हैं। पर यूपीएससी में 2017 में क्या हुआ कि 28 पैसेज थे और 29 क्वेश्चन थे। मतलब इसका मतलब हो गया कि एक पैसेज में कोई 2 क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या ये प्रिडिक्टेबल है आपकी तैयारी कि नहीं हम इस तरह से जाएंगे कर लेंगे, नहीं। तो एटलीस्ट हमें क्या करना है, इन 27 क्वेश्चन को सेव करना है।
इन 27 क्वेश्चन को हमें बचाना है, सेव करना है, कोशिश करनी है कि हम कम से कम इतने 27 तो ले आ सकें, ठीक है। वरना आपकी ये पूरी मेहनत है जो GS1 की, वो बेकार हो जाएगी, ऑप्शनल की मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना बेकार हो जाएगा। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। आप उनसे पूछना जिन्होंने खूब मेहनत की है, खूब अपने ऑप्शनल के नोट्स बनाए हैं, GS के पेपर के लिए सारी NCERTs पढ़ी हैं, सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, पर क्या हो जा रहा है, CSAT में अटक जा रहे हैं। और आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोग कमेंट करते हुए कहीं पे भी कि सर इतना इतना नंबर है, सर क्लियर नहीं हो पाया, कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि हमें क्यों ज़रूरत है, अपनी मेहनत को स्ट्रीमलाइन करना है, अपनी मेहनत को फोकस करना है कि हम किसी भी तरह से बचे नहीं मेंस लिखने से। इसका बहुत दुख होता है, इस चीज़ का बहुत दुख होता है, क्योंकि ये जस्ट क्वालिफाइंग है, सिर्फ 27 क्वेश्चन करने, और घर पे आके सोचोगे कि 80 में से 27 भी नहीं हो पाए मैम इससे, तो वो एक अलग तरह का प्रेशर है, वो एक अलग प्रेशर क्रिएट करेगा कि यार मैं कैसे सिविल सर्विसेज क्लियर करूंगा कि एक पेपर है जिसमें से मेरे से 80 में से 27 नहीं हो रहे हैं। और 27 तो आपको क्या करना है, नेट से ही करने हैं, मतलब आफ्टर नेगेटिव कर मान के चलो कि अगर आपने, ठीक है, 39 क्वेश्चंस किए, इतने कर सकते हैं, इतने अगर आपने टारगेट बनाया इतने कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपके कुछ गलत हो गए, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके 30 सही हुए, कितने गलत हो गए, ठीक है, 9 गलत हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या 9 को और छोटा बेसिक में लिखा जाए तो 3 लिख सकते हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, टोटल 9 गलत हो गए। मैंने क्या बताया था, हर 3 गलत होने पे एक सही वाला चला जाएगा, कितने हो गए आपके हर 3 गलत पे एक सही वाला गया, ठीक है। सही कितने थे आपके 30, तो घटाइए इसमें से एक, कितना हो गया 27। कहाँ गई बात घूम के, 66.66 पे, या 66.66 कह लो या 67 कह लो। मतलब अगर आप 39 क्वेश्चन कर रहे हो, आपके पास स्कोप तो मैं क्या ही बोलूँगा, पर फिर भी आप 9 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, 30 सही करोगे तो क्या होगा, आप कहाँ पहुँचोगे, नेट 67 पे पहुँचोगे, 27 पे, ठीक है। इसको और बढ़ाना है हमें, ठीक है। अब पता चला कि आप करके आ गए 39, आपके कॉम्प्रिहेंशन अटेंड किया है आपने, और फिर क्या हुआ कि कॉम्प्रिहेंशन तो आंसर वेरी करता है, ठीक है। आपके 3 सवाल तो कॉम्प्रिहेंशन के गलत हो गए, जो आंसर कीज आती हैं मार्केट में, आंसर कीज आती हैं, हो सकता है कि आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो ऑफिशियल आंसर की आता है उससे आपका ये 3 सही हो, पर मार्केट की आंसर कीज से गलत होता है। मतलब वो भी कोचिंग्स में, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आंसर की दे रहे हैं और गलत हो जाती है इन लोग से, ठीक है। इसीलिए इसे अनप्रेडिक्टेबल भी कहते हैं। तो आप क्या मेंस की तैयारी कर पाओगे अगर आप बॉर्डर पे हो, आपके पूरे दिमाग में ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमेशा चलता रहेगा कि यार मेरा प्री दे क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, प्री क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। अगर सोचो कि अगर आप 32 पे हो, ठीक है ना, और गलत हो गए ऐसे लाइन से सवाल, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, आपने सोचा था कि 27 सर ने बोला है हम मार्जिन लेके चल रहे हैं, और 3 एक्स्ट्रा गलत हो गए, तो अब आपका मेंस की प्रिपरेशन गई। पूरे टाइम आपके क्या दिमाग में चलेगा कि मेरा मेंस, मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, पूरे टाइम ये चलेगा। और पता चला रिजल्ट आया क्लियर हो गया, तो भी दिक्कत, तो भी गया, नहीं हो पाएगा। और नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तब तो हुआ ही हुआ, ठीक है। तो ये मोटा मोटा CSAT का इंपॉर्टेंस है कि जो हम अपना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, जो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं वो उसका यूज़ होता रहे हमारा, ठीक है। सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑप्शनल में, न्यूज़पेपर्स में, सब में, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं एक बार। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, तो कौन तुमसे कह रहा है, जो तुम 1 मिनट का टाइम निकाल रहे हो, 1 मिनट 10 सेकेंड जो भी टाइम निकाल रहे हो, कितने क्वेश्चंस पे निकाल रहे हो,
टोटल क्वेश्चन कितने 80 पे निकाल रहे हो ना, तो कौन कह रहा है कि तुमसे 80 के 80 क्वेश्चन करो? कौन कह रहा है कि एकदम 80 के 80 क्वेश्चन में तुम अपना टाइम लगाओ? हमें क्या करना है, देखा आता है नहीं आता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तुम टाइम लगाओ रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि ये थोड़े इजी होते हैं, ठीक है ना? और अगर तुमने रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर दिए तो उसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं, वो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? ये एक रीजनिंग का पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लग सकता है, पर उस पर जो अगर तुमने ये सॉल्व कर दिया तो ये क्वेश्चन सेकेंड्स में हो जाएंगे फटाफट, अगर आपका कोई भी अरेंजमेंट बन जाता है तो, ठीक है? तो वो टाइम मैनेज हो जाएगा। आप जो बात कर रहे हो वो बात करो पूरा 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व करने की, उसकी बात नहीं हो रही अभी, ठीक है? हमें मैंने बताया ना कितना अप्रोच करना है, 67 मिनिमम लाना है, इससे ऊपर तुम 90 ले आओ, ठीक है? 70 ले आओ, 100 ले आओ। कौन कह रहा है कि 200 में से 200 करके आना है? नहीं करना है 200 में से 200, ठीक है? यही तो एप्टीट्यूड है आपका, कि पेपर किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। यही तो वो चेक कर रहे हैं कि आप पेपर में आपकी जो तैयारी है, क्या आप वो निकाल पा रहे हो बाहर। जीएस पेपर भी क्या करता है, वो रैंडम क्वेश्चंस देता है, एकदम रैंडम क्वेश्चंस देता है। लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं, उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि ये पूछ क्या लिया। पर क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप उनके देखो, जिनका माइंड एप्टीट्यूड काम करता है, वहां पे वो आंसर निकालते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी प्री की तैयारी नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत, मतलब जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि फिर मेंस नहीं निकलता है, ठीक है? पर वो क्या करते हैं, वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। रिसेंटली क्वेश्चंस में हमेशा लिखा रहता है, यूपीएससी हमेशा पेपर में, क्वेश्चन पेपर में लिखता है रिसेंटली लिखेगा, ठीक है ना? किसी चीज़ के सामने मान लो लिख दिया एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब अगर हिंदी में, अगर नई वर्ड समझ में आता है कि इंग्लिश में क्या लिखा है, तो बगल में हिंदी में ट्रांसलेशन है पेपर में, ठीक है? एप्रीहेंशन मतलब किसी चीज़ से डर लग रहा है, ठीक है? और उसके ऑप्शन ये 17 या 18 में उसने दिया था, उसने कुछ नाम दिया था, उसने लिखा था कि इस चीज़ के कारण एप्रीहेंशन है, मतलब कि डर है, ठीक है? वो आप अगर क्वेश्चन समझ जाते उस समय तो समझ में आप आंसर मार्क कर देते सीधा, आपको वो चीज़ पता होने की ज़रूरत ही नहीं थी कि आपने वो चीज़ कभी ज़िंदगी में न्यूज़पेपर में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ये चीज़ आप जीएस पेपर में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इतने रैंडम सवाल आ रहे हैं, इतने रैंडम सवाल आ रहे हैं। अगर सीसैट में आपके रैंडम सवाल आएंगे, आप उसके लिए तैयार हो। जीएस पेपर में भी रैंडम सवाल आते हैं, आप कम से कम क्वेश्चन को सीरियसली पढ़ोगे। और यूपीएससी का सबसे मेन ये है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, बुक्स पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, अगर यूपीएससी का क्वेश्चन सीरियसली नहीं पढ़ा तो आपसे पेपर नहीं सॉल्व होगा। ये एक फैक्ट है, कुछ फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, ये एकदम रियलिटी है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, पर अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ना नहीं समझ में आया, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, अगर पढ़ते समय हड़बड़ाहट हुई, आपका एप्टीट्यूड काम नहीं कर रहा है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो नहीं होगा। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। इसलिए हमें क्या करना है, एप्टीट्यूड को जनरेट करना है। ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, मोटी मोटी भाषा में देखा जाए तो फोकस भी करते हैं, क्योंकि आप इन पूरे पैसेजेस को ध्यान से पढ़ते हो। अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी आंसर निकाल पाओगे, और जहाँ ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करोगे वहाँ आप यूपीएससी जीएस के पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी ध्यान से पढ़ोगे, उसमें ऑप्शंस ध्यान से पढ़ोगे। तो आप या तो दोनों को अलग अलग बता दूं या तो रिलेट कर लो, ठीक है? इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो बेसिक न्यूमरेसी हम स्टार्ट, मतलब जैसे हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम कवर क्या क्या करेंगे, एकदम बेसिक से कवर करेंगे। ये प्रिंट आउट रख लेना अपने पास, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। इसी ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है? इसी ऑर्डर में टेस्ट होगा और मतलब क्लास में क्विजेस भी होंगे इसी ऑर्डर में। जिसको मैथ्स आती है, जिसको बेसिक आती है, वो भी ये सोचे कि मुझे नहीं आती, ठीक है ना? क्योंकि क्लास में सबको लेके चलना है। मुझे ये नहीं करना कि भाई तुमको आता है तो तुम, जिसको आती है वो अपने अंदर रखो, ठीक है? बाहर मत निकालो। वो जब टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, तब सबको पता चल जाएगा कि किसको कितना आ रहा है। अभी हम एकदम स्टार्ट करेंगे जीरो से, बेसिक से, सारी चीज़ें क्या हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर लाइन क्या है, इंटीजर्स क्या है, ठीक है? मैं अभी लिख देता हूँ। हाँ, इंटीजर्स क्या है, फिर नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, ठीक है? को प्राइम क्या होता है और ट्विन प्राइम क्या होता है। इसके बाद एक कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है? ठीक है? कुछ सवाल तो डायरेक्ट इधर से ही आ जाते हैं, वो बोल देते हैं कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स,
ठीक है। अब किसी को पता ही नहीं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, या फिर सम ऑफ होल नंबर्स, या फिर एक सेट वैल्यू है वो होल नंबर की है, तो क्या है उसके अंदर चीज़ें। प्राइम नंबर नहीं पता लोगों को, प्राइम नंबर नहीं पता। अगर ऐसा होगा कि बोलेगा कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर लिखो, कितने आ जाएंगे काउंट करने के लिए, ठीक है ना, ऐसे वो पूछेगा नहीं, पर वो रिलेट कर देगा किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से। तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ऑड नंबर्स लिखने वाले, अब वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो कोई क्वेश्चन बना देगा कि 100 से 200 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं लिखो। तो क्या क्लियर होना चाहिए कि ऑड नंबर हम देखते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद को प्राइम क्या होता है ये समझाया जाएगा। को प्राइम का तो क्वेश्चन अभी शायद रिसेंटली आया है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे इसको एकदम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। क्लास में अगर आपको लगता है कि ये सवाल रिपीटेटिव है, तब भी हमें क्या करना है, रिपीट करना है। हमें ये छोड़ना नहीं है कि भाई ये सवाल तो सर ने बस डेटा चेंज करके कर दिया, नहीं। अगर 10 सवाल भी उस डेटा चेंज के साथ है तो हमें 10 सवाल करने हैं, ठीक है। एकदम इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि पेपर में देखें और ये तो हमें आता है। अगर नहीं भी आता है तो ये तो हम सोच सकते हैं, ठीक है। सीसैट में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सोच भी डेवलप कर रहे हैं कि हमें कैसे पेपर की तरफ अप्रोच करना है, चाहे वो जीएस है चाहे वो सीसैट है। सीसैट को पढ़ोगे तो जीएस अपने आप सही हो जाएगा। क्वेश्चन के अप्रोच की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन के सही होने की बात नहीं कर रहा हूँ, अप्रोच की बात कर रहा हूँ। सीसैट को समझोगे, क्वेश्चंस को समझोगे, रीजनिंग को समझोगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतना फोकस तुम्हारा जीएस को पढ़ने के पेपर में भी लगेगा, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है सीसैट, ये यूपीएससी के जीएस पेपर का भी एक एक वर्ड क्लियर है। ये हो गया नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर क्या हो गया, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होता है, ये सब एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ठीक है, डेसिमल्स किसे कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं जिसे आता होगा वो अपने तक रखेगा, टेस्ट में जिसको आता होगा वो अच्छा स्कोर करेगा। और यहाँ पे स्कोर करने की बात है ही नहीं, यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, सिविल सर्विसेज में कितने लाने हैं, 67। क्लास में मेरा बार बार ये रहता है, क्लास में तुम कितना भी गलत कर लो, कितना भी गलत कर लो, यहाँ तुम्हें क्या रहेगा, हमेशा मौका रहेगा कि अगली क्लास में सही कर लेंगे। पर सीसैट के सिविल सर्विसेज के पेपर में नहीं होगा। पूरा कितना टाइम लगेगा, 1 साल, पूरा 1 साल लग जाएगा तुम्हें वापस से। और अगली बार भी क्या रहोगे, श्योर नहीं रहोगे कि यार मेरा सीसैट सही होगा कि नहीं होगा। इसलिए क्लास में जितना गलत करना है कर लो, जितना समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो, ठीक है, पर मोरल डाउन नहीं करना है, ये हमारा स्ट्रेंथ बनेगा, ठीक है। जिसको नहीं आता उसको एक ये भी डर रहता है कि सर ये तो मैथ्स है, ये तो मैथ्स है, इसे डर वाली बात है। कल मैंने क्लास में बोला भी था, आधे लोग, कल क्लास में मैंने बोला था कि आधे लोग जो जाते हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है, वो मॉल में जाकर के जो 50-60% डिस्काउंट होता है अंदर बिना प्राइस बस सुन के निकाल लेते हैं कि भाई 1000 रुपए की चीज़ है 50% डिस्काउंट है। उनको क्या मैथ्स आती है, नहीं, उनको पता है कि ये नेचुरली काम कर रहा है। पर ये जब क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा कि किसी सामान पे 50% डिस्काउंट है, उसके बाद 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो हालत खराब हो जाती है। ये आपके नॉर्मल लाइफ में आप जिनसे सामान लेते हो, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो कितना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। और अगर वो 30 चीज़ जोड़ेंगे और 30 चीज़ आप सब जोड़ेंगे, मैं अपने को नहीं जोड़ता हूँ, ठीक है, वो 30 चीज़ मैं मतलब शॉपकीपर जोड़ेगा और वो 30 चीज़ आप जोड़ेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा गलतियाँ किस में होंगी, उसके में नहीं होंगी, उसके में वो तो शायद पेन पेपर पे भी ना लिखे। क्या रीज़न है, प्रैक्टिस का, ठीक है। तो प्रैक्टिस बनाता है हमें, ठीक है। और वो ये नहीं सोचता कि मैथ्स का सवाल है, वो उसके लिए धंधा है, बिजनेस है उसका, ठीक है। हमारे लिए क्या है, हम पढ़ाई के उसमें लेते हैं तो लगता है कि यार ये तो क्वेश्चन आ गया, ये तो अब सॉल्व ही नहीं होगा। तो एकदम अप्रोच लेके चलेंगे कि ये रियल लाइफ अप्रोच लेके चलेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल भी, जैसे मान लो कि मैं अगर प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ाऊंगा या स्पीड या फिर कुछ भी पढ़ाऊंगा, तो उसका फिगर भी रहेगा कि भाई मॉल के अंदर इतना % डिस्काउंट है, ये है, पहले आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये पूछूंगा कि ये आपने किया कैसे, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को आप खुद समझना कि अच्छा मैंने कैसे घटाया, क्यों घटाया, उसको फिर हम क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। रियल लाइफ से टूवर्ड्स क्वेश्चन जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, और उसके बाद हम उसको खूब प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये चीज़ हमारी कभी गलत ना हो, ठीक है। तो फ्रैक्शन समझाएंगे, डेसिमल्स क्या है, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है, डिविजिबिलिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी।
अक्सर पूछ लेता है कि 100 से, या फिर चलो 1 ले लेते हैं, 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 5 से डिविजिबल हैं। एकदम बेसिक सवाल है, ठीक है। मैंने बोला था कि जिसको आता है वो अपने अंदर रखे, ठीक है, वो टेस्ट पेपर में निकल जाएगा। क्लास जब स्टार्ट होती तो सब इतना बेसिक रहता है कि सबको लगता है कि आता है, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का होता है तरीका, वो तरीका पढ़ेंगे हम, ठीक है। कितने नंबर ऐसे होंगे जो इसके बीच में आएंगे, या फिर कुछ मान लेते कि कितने नंबर ऐसे होंगे कि जो 2 से भी डिविजिबल हैं या फिर आपके 6 से भी डिविजिबल हैं। सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सब यही सब सवाल पूछता है वो लैंग्वेज ऐसी बना देगा कि आपको लगेगा ये तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो लैंग्वेज ही समझनी है, प्रैक्टिस करना है। ये एकदम बेसिक सवाल है, आया हुआ सवाल है, ये सब सवाल आते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी हो गया, उसके बाद नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मतलब कि a प्लस बी प्लस सी है मान लो, ठीक है, तो इसको a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई। ये ओवरव्यू है, जिसको समझ में नहीं आएगा हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा ये पूरा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम, इसको तो ऐसा पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, पूरी लाइफ, कहीं पे भी अगर आपको पढ़ाना हुआ किसी को, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट डिजिट। ये भी डायरेक्ट सवाल आते हैं, वो पूछ लेगा कि 7 की पावर 2005 इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, ऐसे पूछेगा। या फिर 7 की पावर 2005, ठीक है, इंटू आपकी 4 की पावर 4,01,000, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। पूछता है, ये सब सवाल पूछता है यूनिट डिजिट। ये जिस हिसाब से हम अप्रोच करेंगे ये एकदम ऐसा होगा कि आपके लिए इजी हो जाएगा, ये सब सवाल गलत होंगे ही नहीं। तो बेसिकली हम अपने पूरे नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। और अगर एक बार आपको नंबर समझ में आ गया, सारे नंबर समझ में आ गए, तो मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। उसके बाद हम उसको सेंटेंसेस में डाल के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। मैथ्स अगर आपको समझ में आ गई, नंबर समझ में आ गया, काउंट करना अगर आपको आ गया, ठीक है ना, दुकानदार को काउंट करना आता है बस, उसके बाद वो गुणा भाग प्रॉफिट, ठीक है ना, उसको कितना समय लगेगा, ये सब वो क्या करता है, अपने हाथ से ही कर लेता है बिना कॉपी पेन के। तो नंबर समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है परसेंटेज, ठीक है। हर चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडियम पे जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम एकदम हार्ड जाएंगे, पर ये हमारे लिए नहीं है। हमारा इन्हीं 2 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोचने का तरीका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम एक हद तक जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, अब आगे नहीं समझ में आता कि क्या करें। हर किसी के साथ ये दिक्कत होगी कि भाई हाँ एक्स ले लिया, वाई ले लिया, क्वेश्चन पढ़ा, आधी क्वेश्चन बना डाली, उसके बाद अब क्या करें, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन समझना है कि ये कह क्या रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन पे जाएंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है। हर में यही होगा। परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस तो आप मतलब मैंने आपको बताया है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, न्यूज़पेपर में डिस्काउंट्स देखते हैं, हर जगह डिस्काउंट्स देखते हैं, अपने आप MRP निकाल लेते हैं। अगर बोले कि भाई 50% के बाद, डिस्काउंट के बाद चीज़ 1000 रुपये की हो गई है, तो मतलब सवाल नहीं है, ये न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है तो आप पता लगा लोगे कि कितना था पैसा जिस पे आपको 50% डिस्काउंट मिला और ये 1000 रुपये की हो गई, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क। हाँ, ये टाइम एंड वर्क का मैं एक सवाल पूछता हूँ, जिन्होंने कल बताया था वो सवाल का जवाब नहीं देंगे, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं A किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, और B किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, तो दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। A किसी काम को 10 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और C किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। आंसर नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं। नहीं, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, आंसर बताना
क्या वो नंबर ऑफ डेज 30 से ज्यादा होंगे? एक मिनट, कौन कौन बोल रहा है? क्या वो नंबर ऑफ डेज 20 से ज्यादा होंगे? ठीक है, या वो 10 से कम होंगे, या फिर 10 के और 20 के बीच में रहेंगे? 10 और 20 के बीच में रहेंगे। अच्छा, कौन कौन ये सोच नहीं पाया कि 30 और 20 नहीं होगा? किसको किसको ये क्लिक नहीं किया कि 30 और 20? अरे आप बता सकते हो, आप वो बता सकते हो। सबको क्लियर है कि 30 और 20 क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कोई ऐसा बताओ। हाँ, देखो एफिशिएंसी तो हमारा, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये एकदम हो गया हमारा एक कहने का तरीका, थोड़ा सा स्किल्ड तरीका, स्पेशलाइज्ड तरीका हो गया। ये भी एक स्किल्ड तरीका हो गया कहने का। ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये एक अगर तरह से देखो तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनके लिए बता रहा हूं जो क्वेश्चन सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैथ्स जिनको नहीं आ रही, अगर आप किसी काम को 20 दिन में कर रहे हो और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हो और दोनों मिलकर अगर काम 30 दिन से ज्यादा होगा तो भाई इसकी मदद क्यों लेगा? पहली बात बताओ, मदद लेगा इसकी? देखो इफिशिएंसी, नंबर बढ़ना, डेज कम होना, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये हम जब क्लास में जाएंगे तब करेंगे। ये लॉजिकली हम सोच रहे हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये कभी होगा 30 दिन से ज्यादा? मदद क्यों कर लेगा भाई? वो खुद ही कह रहा था कि मैं 20 दिन में कर लेता हूं काम, तुमसे मिलकर 30 दिन में करेगा, इसका मतलब है तुम तो काम खराब कर रहे हो। ठीक है, तो क्या बोलेगा? ये कैंसिल। 20 दिन में तो वो खुद कर ही रहा था, ठीक है, अभी भी क्या कि वो मदद नहीं लेगा। अब क्या बचा हमारे पास? ये दो। अब आंसर कम से कम हमें पता कि सी और डी में से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं हम, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम? अप्रोच कर रहे हैं, क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। ठीक है, सॉल्व जब करना होगा तब तो हम मैथ से कर ही लेंगे और एकदम स्पेसिफिक आंसर भी आ जाएगा, कई लोग बता भी देंगे आंसर क्या है। ठीक है ना, 12 मेरे ख्याल से बता रहा था कुछ कोई, है ना, तो आंसर तो हमारा निकल आएगा। पर क्या अब हमें इतना समझ में आ गया कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये ऑप्शन तो नहीं होगा? ठीक है, जिनको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है वो कम से कम एलिमिनेट कर देंगे ये दो ऑप्शन, अगर वो सोच लेंगे तो इन दोनों पे अब वो 50-50% का चांस लेंगे, या तो ये सही या तो ये सही। ठीक है, और 50-50% चांस लिया जा सकता है पेपर में अगर मैथ्स नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये अप्रोच है क्वेश्चन समझने की कि अगर मदद करी जा रही है तो नंबर ऑफ डेज ऑब्वियसली कम हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका दोनों काम करने की चीजें जो है स्किल मिल रहा है। आगे हम क्या बढ़ेंगे? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, फिर क्या आएगा? अच्छा, ये ए बी वाला क्लियर था क्या? ए और बी वाला क्लियर था कि वो ऑप्शंस क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं और सी और डी क्यों बस बच जाएंगे हमारे ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन का मैंने फिर से बताया कि ये आंसर नहीं है, टाइम एंड वर्क में हम आंसर निकालेंगे, सीखेंगे, पर ये क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? हम पढ़ के अप्रोच कर रहे हैं कि कैसे ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा टाइम एंड वर्क हो गया। फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये भी अक्सर आज मतलब हम लोग काम करते ही हैं, मतलब नॉर्मल डेज में देखते हैं। ठीक है, जैसे यही वाला काम वाला ही देख लें, टाइम एंड वर्क और रेशियो प्रोपोर्शन रिलेटेड है, या फिर बोल सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल या टाइम वाला रिलेटेड है। ठीक है, इसको भी डीप पढ़ेंगे। एवरेजेस और एलिगेशंस। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भाई एक फैमिली में 5 मेंबर्स थे, फिर 2 साल बाद एक मेंबर और आ गया, नया एवरेज क्या होगा? ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें 4 चीजें और ऐड कर दूं। ठीक है, एक बच्चा आया, एक कोई फैमिली मेंबर निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, 2 को जोड़ दिया और कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सवाल पेपर्स में आते हैं, लगातार ऐसे ही आएंगे और हम इनको ऐसे ही अप्रोच करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन भी आता है, जब वो एरिया पूछ लेते हैं भाई कि किसी स्क्वायर का एरिया क्या है, ठीक है ना, क्यूब का एरिया क्या है। ठीक है, किसी बॉल को, लोहे की बॉल को पिघला करके क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया, एरिया में क्या चेंज आया? तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हम इसका बेसिक अप्रोच करेंगे। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। किसको? नहीं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसलिए स्किप नहीं कर सकते क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सोचने का दायरा बढ़ाता है ये। ठीक है ना,
वो ये बोल देगा कि 4 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। ये अभी हम पढ़ेंगे कि डिजिट्स और नंबर्स में क्या डिफरेंस है। 4 डिजिट्स विद रिपीटिशन, 4 डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन, ये सारी चीज़ें, कितने नंबर ऐसे बन। अब जैसे हमने क्या किया था, पहला क्वेश्चन नंबर में देखा था कि 1 से 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो ये सवाल प्रोबेबिलिटी का भी आ सकता है या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी आ सकता है कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि मान लें दे देंगे, मैं 3 1 2 दे दूं मान लो। अब इससे कितने ऐसे नंबर बनेंगे जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो अगर हमको बेसिक नंबर्स क्लियर है कि 5 से डिविजिबल होने का तरीका पता है, तो हमको लास्ट में क्या है 315 रख लो, 315, ठीक है। तो लास्ट में हमको पता है कि 5 से डिवाइड कर देंगे जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, तो कि लास्ट की डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। अब इन दोनों में या तो 3 आएगा या तो 1 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल थिंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पढ़ के समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, मैंने खुद से आपसे बताया, तो नंबर सिस्टम के बाद ये सब इजी हो जाएगा। ये सब अगर ये बोल दूंगा कि 115 है ना, इसको लगाना है, तो ये डिजिट्स रिपीट कर रही हैं नहीं रिपीट कर रही हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक इंट्रोडक्टरी चल रही है कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। क्लियर है यहां तक? ये दोनों हो गया। फिर ये है हमारा मेरा जो खुद का फोकस एरिया है सबसे ज़्यादा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक्स, टेस्ट। जितने ज़्यादा दोगे मैं पर्सनली टेस्ट लूँगा, और जो 1 2 3 मतलब जो टॉप 3 पे रहेंगे उनका डिस्प्ले भी लगेगा कि भाई इनके नंबर्स आए हैं। जिनके 1 2 3 में नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये कंपटीशन है, इससे आप अपने आप अपनी स्किल को जनरेट करोगे कि हमें आगे रहना है, कोशिश, हेल्दी कंपटीशन है, ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा है, जिसको मिस्टेक होगी, वो पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वही बताना है कि क्लास में कर लो जितना कर सकते हो, उस 2 घंटे में टाइम नहीं मिलेगा अगर गलत हो गया तो। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगला है डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है? जीएस हम लोग पढ़ रहे हैं, सबको पता है कि आईएमआर क्या होता है, किसी को पता है आईएमआर क्या होता है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। एमएमआर क्या होता है? जो बच्चे देते समय महिलाएं उनकी हो जाती हैं, ठीक है, देने के बाद इन्फेक्शन से या किसी चीज़ से। अगर मैं स्टार्ट करूं कि यूपी में 2016 में आईएमआर था, कुछ डेटा ले लेते हैं, फर्जी डेटा ले लेते हैं, 20 था, जैसे ऐसा है नहीं, 30 था, ठीक है ना, और एमएमआर 40 था। 17 में ये चीज़ ऐसे हो गई कि बढ़ गई, 32 हो गई और 42 हो गई। 18 में हुआ कि 34 हो गई और फिर वो 45 हो गई। तो ये एक पैसेज की तरह बनता चला जाएगा कि मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में इस चीज़ का सबसे आसान होता है कि वो एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें वो ऐसे क्या करते हैं, हर साल कंपैरिजन करते हैं। तो जो भी पैसेज में लिखी हुई चीज़ें होती हैं उसको क्या करते हैं, वो एक ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, पिक्चर के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। अब ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब अच्छा आपको दिख जाएगा कि चलो अच्छा एमएमआर इतना है, ठीक है, एमएमआर अगली साल इतना है, ठीक है। तो आपके लिए कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। और आप क्या रहोगे, एक जिला का अगर संभाल रहे होगे तो आपके पास ये डेटा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से आपकी वेलफेयर स्कीम्स चलेंगी, इस हिसाब से आप लोगों को इंक्लूड करोगे, लोगों को एक्सक्लूड करोगे। ये डेटा आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी लाया गया है। मतलब कि बीच में चला भी था कि ज़रूरत है भी कि नहीं ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूरत है। अब हमारे लिए क्या है कि ये पेपर है, ठीक है ना। रियलिटी क्या है कि ये पेपर एग्जिस्ट करता है। हमें उस डिबेट में नहीं पढ़ना है कि क्यों आया क्यों नहीं आया, ठीक है। हमारे लिए क्या है, ये पेपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एक तो हो गया हमारा ये बार ग्राफ। इसी में अगर मैं इसे बोलूँ कि ऐसे ऐसे कर दूँ तो ये हो गया लाइन ग्राफ, ठीक है। इसको इस हिसाब से करके ये हो गया पाई चार्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास। अब इन दोनों को मिला दूं तो ये एक डबल ग्राफ का बन जाएगा, इन दोनों को मिला दूं तो ये लाइन और पाई चार्ट बन जाएगा, ठीक है। इन तीनों को मिला दूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, पर डेटा आसानी से आ जाएगा हमारे सामने, कभी भी कंपैरिजन करना हुआ, ठीक है। ये हमारा डेटा आसानी से निकालने के लिए एक कोचिंग के अंदर कितनी लड़कियां हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं
कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, उनके किनके क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या ऑप्शनल है, ठीक है, कौन लखनऊ से है, कौन कहाँ से है, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, इस ग्राफ, ये जो होता है हमारा DI जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस सब में। इस पे भी हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, हर एक पे, लाइन पे, बार पे, ठीक है, पाई चार्ट पे, इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे अलग अलग करके, ठीक है। और भी कोई ग्राफ होगा तो हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है भाई। अगर तुमने जहाँ से भी छोड़ा अपने सिलेबस को, इसका मतलब है कि तुमने अपने आप को लक पे डिपेंडेंट कर दिया कि अब आपके फेवर में वो सवाल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लो तुम पढ़ के तुमने कहा कि हम लाइन और बार कर देते हैं डेटा DI में और आ गया पाई चार्ट, तो तुम किसके भरोसे गए, लक के भरोसे, ठीक है ना। तो जितना सिलेबस छोड़ोगे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे हो जाओगे, लक पे हो जाओगे। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। अगला क्या है, रीजनिंग। अब रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, वो है कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। क्या है, इसमें कुछ बोल देंगे कि भाई किसी नाम को या किसी भी चीज़ को नंबर से कर देंगे, 7 7 8 9 10, ठीक है। कोई चीज़ मान लो ऐसे लिखी है, फिर मान लेते हैं कि मनीष, मान लेते हैं कि 8 8 कुछ करके लिखा है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ लेंगे कि किस वे में लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको अप्रोच करना है। फिर आता है सीरीज, ठीक है, A, फिर C, फिर आ गया E, फिर G। तो ये सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ये पूछता है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ठीक है। अब नंबर अगर हमें नहीं आते हैं, अगर हमें नंबर नहीं आते हैं तो क्या होगा, मान लो मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 8, ठीक है ना, फिर मैंने लिखा 64, फिर मैंने क्या लिखा 125। अब मैंने पूछा आगे क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा आगे, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है उस पर हम ये बता रहे हैं कि हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर नंबर्स नहीं आते हैं तो ये पहली बार में क्लिक नहीं होगा कि ये क्यूब चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। 1 8 9 27 भी ले लेना, 27 भी ले लेना, ठीक है। तो ये क्यूब चल रहा है, तो नंबर्स का इंपॉर्टेंस कहाँ है, यहाँ भी है। ये इस ऑर्डर में बढ़ता है, या तो कभी कभार ऐसे बढ़ता है कि 2 4 6 8 10, तो ये ऐसे सीरीज बढ़ती है 2 2 के गैप की, ये कभी 3 3 के गैप की बढ़ती है, ये कभी स्क्वायर के गैप की बढ़ती है, ये कभी क्यूब के गैप की बढ़ती है, ये कभी डिफरेंस की गैप की बढ़ती है। तो अगर नंबर्स में हम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, मैंने इसलिए बताया, अगर आप नंबर्स में स्ट्रांग हो तो आप रीजनिंग में भी स्ट्रांग हो जाओगे। ये सारी चीज़ें कवर करता है ये, ठीक है। तो उसके बाद आता है एक क्वेश्चन आता है हमारा डाइस पे, ठीक है। कलर्ड फेसेस नहीं होते हैं कि ये वाला कलर्ड है, ये वाला कलर्ड है, ये वाला कलर्ड है, कितने ऐसे हैं जो तीनों कलर्ड में होंगे, कितने ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2 ही कलर होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। या फिर अगर एक डाइस ऐसी भी होती है, नहीं वो मतलब वो रीजनिंग से हम सॉल्व करेंगे कि कैसे कितने आएंगे, वो लॉजिकली हम देखेंगे काट करके भी क्यूब को कि कैसे कितना आएगा, ठीक है। यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 4 6 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, पूछते 5 के अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा इसमें, ये सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग में हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, एक आता है अरेंजमेंट्स, ठीक है। सिलेबस का ओवरव्यू दे देते हैं, अगर हमें पता है कि हम क्या पढ़ेंगे तो हम उस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक प्रिंट ले लेना, इसका अपने पास रख लेना, हमेशा आइडिया रहेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमें किस हिसाब से पढ़ना है। क्लास अगर मिस होती है या फिर खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आपके लिए आइडिया है कि इस ऑर्डर में पढ़ेंगे हम चीज़ों को, ठीक है। अरेंजमेंट्स में क्या होता है, एक होता है कि ए की बुआ का लड़का एफ है ना, ये फैमिली वाला जो होता है कि भाई ए का पति बी है और ये कुछ काम करता है, अब बी का बेटा कुछ है, ये कुछ काम करता है। ऐसे एक क्या होता है, एक ये फैमिली का ट्री रहता है, एक ये फैमिली का हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक सर्कुलर होता है जिसमें ए के बगल में कोई बैठा है, बी मान लेते हैं, बी के ऑपोजिट कोई बैठा है सी के बाजू में बैठा है लेफ्ट में डी, तो एक ये अरेंजमेंट होता है, ये निकालने वाला अरेंजमेंट होता है, ठीक है।
अब इसको मुझे टफ बनाना है, यूपीएससी लायक बनाना है, तो पहले क्या करूंगा, आप प्रैक्टिस में क्या करेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि कैसे करना है अप्रोच, ठीक है। इसको और अगर मुझे डिफिकल्ट बनाना है तो हर इनका प्रोफेशन जोड़ दूंगा कि भाई ए वाला जो है ये क्रिकेटर है, बी वाला क्या है, फुटबॉलर है, सी वाला डॉक्टर है, डी वाला इंजीनियर है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया सर्कुलर, ठीक है। एक आता है फ्लोर का कि कोई पहले फ्लोर पे रहता है, कोई दूसरे पे रहता है, कोई तीसरे पे रहता है। तो ये सारी जो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस पे खूब सारे सवाल रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले सिर्फ सिंगल करेंगे सर्कुलर का, सर्कुलर को ऐड करेंगे प्रोफेशन से, फिर उसको ऐड कर देंगे किससे, इससे कि फैमिली मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो बेसिक, फिर मीडियम, फिर एडवांस। और एडवांस की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है उतने में मामला सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारा हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, अरेंजमेंट्स हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गया। हाँ, एक आता है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या ये चीज, जैसे मान लेते हैं कि कोई कॉज देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं उसमें इफेक्ट लिख दूं कि जो लोग हैं, पीपल, उनके कारण हो रही है, ठीक है। या इफेक्ट लिख दूं कि सी का जो लेवल है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, मतलब कि कोई कॉज है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होगा। लोग तो इसे कर रहे हैं ना, कॉज कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण क्या होगा, सी लेवल का बढ़ना। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या है हम और अप्रोच करेंगे, ठीक है ना, कॉज और इफेक्ट के, कि क्या रिलेशन है उनके बीच में। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट का भी रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट का भी रहेगा, और ऐसे ही असर्शन और रीजनिंग रहेगा। तो बेसिकली इस सेक्शन को बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अगर जिनको मैथ्स में दिक्कत है उनके लिए स्कोरिंग है ये। जिनको मैथ्स में अगर कितना भी मेहनत कर लो, कुछ लोग होता है कि मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं वो 10 सेकंड में कर देते हैं, कुछ होते हैं वो लेते हैं चलो 1 से 2 मिनट लेते हैं, कुछ 10 मिनट लेते हैं, और कुछ को अगर तुम पेपर दे दो तो वो पूरे मतलब 4-5 दिन लेके बैठे हुए हैं, पूरा दिमाग खुजा रहे हैं कि यार सॉल्व ही नहीं हो रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो कृपया वैसे लोग जिनका ऐसा है, और फिर एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे, ईगो पे नहीं लेंगे, ठीक है, ईगो पे नहीं लेंगे कि मैथ्स नहीं आ रही है, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे, वो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसकी एकदम ऐसा है कि मतलब अगर मैंने दे दिया सवाल तो फिर ऐसा है कि सर ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा, उन इस प्रैक्टिस से ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना, जो पेपर आपको देना है वो किस हिसाब से देना है, ठीक है। आपको रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको क्या सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन क्या है कि अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। अच्छी बात यह है कि अब ये सिर्फ हिंदी में है, तो जिनको इंग्लिश में मतलब जिनको इंग्लिश वाली दिक्कत होती थी वो नहीं है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और इन्होंने थोड़ा सा सुधार कर दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2013-14 में जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, पर यूपीएससी जैसी संस्था को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। स्टील प्लांट का क्या अनुवाद किया था इन्होंने, पता है हिंदी में, लौह पौधा, एकदम मैकेनिकल ट्रांसलेशन था, मतलब गूगल में डाला क्या हुआ, लौह पौधा आ गया, इस्पात कारखाना नहीं आया। ये सब मिस्टेक्स अगर होंगी, अब तो इन्होंने सुधार दिया है ये सारी चीज़ें, अब मुझे लगता है कि शायद क्रॉस चेक भी होता है, फिर भी बताता हूँ आपको। जीएस पेपर 1 में मेरे ख्याल से 2020 की बात है, इंग्लिश में आया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नहीं इंग्लिश में आया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और हिंदी में लिखा था इसका ट्रांसलेशन असहयोग आंदोलन। ये यूपीएससी का पेपर की बात बता रहा हूं। इंग्लिश में पूछा था क्या, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, और पेपर में क्या था,
बेचारे। अब जैसे नेगेटिव पेपर का क्या दिक्कत है कि आप बड़ी फूक फूक के कदम रखते हैं, इंग्लिश वालों ने तो कर दिया होगा, ठीक है, और उन्होंने एक कोई क्वेश्चन में रिस्क कम लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। इंग्लिश वालों ने क्या किया होगा, इसे अटेम्प्ट किया होगा और एक कोई क्वेश्चन कम रिस्क लिया होगा, क्योंकि ये तो उनको श्योर शॉट थे कि ये सही ही है। पर ये हिंदी वाले क्या करते, हिंदी में क्या हुआ, अटक गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि यार असहयोग आंदोलन कहाँ से आ गया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन को क्या किया, डिलीट किया उन्होंने। तो इस पे काम चल रहा है, मतलब जनरली यूपीएससी में नहीं होता, ह्यूमन मिस्टेक्स हैं, कंप्यूटर की मिस्टेक्स हैं, हो जाती है। अब ये काफ़ी क्रॉस चेक भी करते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्प्रहेंशन होगा उसको दोनों तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में सॉल्व करेगा, जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में करेगा। अब ये कॉम्प्रहेंशन आते कहाँ से, अगर हमें ये आइडिया पता चल जाए कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हमें समझ में आ जाएगा अप्रोच उस पेपर की कि हमें कैसे आर्टिकल समझने हैं। तो जनरली ये आर्टिकल देखोगे तो इकोलॉजी होगा, फिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट, एक कोई सोशल इशू होगा। अब उसमें क्या हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, ठीक है। फिर एक क्या होगा आपका, कुछ एक आध न्यूज़ इकोनॉमिक की होगी, ठीक है। तो बेसिकली इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर अच्छा होना चाहिए पढ़ना, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए पढ़ना, और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस देते थे, स्ट्रेट अवे जो पैसेज में लिखा है वही क्या किया आपने, आंसर मार्क कर दिया। अब क्या है कि आपने इन लाइनों से क्या समझा, और जहां ये आ जाता है वहां गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपने क्या समझा इन लाइनों से, और यूपीएससी क्या चाहता है कि आप क्या समझ रहे हैं, वो क्या चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ इसके भरोसे बैठना इसीलिए खतरनाक है। क्लियर है यहां तक कि सिर्फ इसके अगर भरोसे बैठ गया कि हम कॉम्प्रहेंशन कर लेंगे तो ये आपको डुबो भी सकता है, ठीक है। और एक चीज बता दूं कि 2013 से लेके अभी तक जितने भी सीसैट के मतलब पेपर आए हैं उनके सारे कॉम्प्रिहेंशन को आप लोग पढ़ लो। उसका कारण है कि यूपीएससी पेपर बना रहा है, ठीक है ना, तो कोई भी टॉपिक जो वो चूज कर रहा है वो बेकार नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में भी उसके सारे टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रीलिम्स में दिखेंगे क्वेश्चन बनते हुए। जैसे उसने अगर जेनेटिक उस पर बनाया था जीएम क्रॉप्स पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे, ठीक है, तो उस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका कुछ बेसिक भी क्लियर हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड का। तो आप जितने भी लोग हो 2013 से लेकर के 2022 तक, 22 का पेपर तो बहुत ही अच्छा बनाया उन्होंने, ठीक है, 2022 तक क्या है कि जितने भी कॉम्प्रिहेंशंस आए हैं उनको पढ़ो, बस उसको समझो, उससे कुछ नोट्स भी बनाना चाहो प्रीलिम्स से रिलेटेड तो बना सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो गया, चाहे वो हेल्थ हो गया, चाहे वो एजुकेशन हो गया, चाहे वो इन्वायरमेंट हो गया। बहुत सारी चीज़ें आती हैं डायरेक्टली उससे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो, ठीक है। और इस पर भी हमारे खूब क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस में। अगर हाँ, और अगर कोई जैसे कि पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए हिंदी भी रहेगा, या फिर और उसके लिए कम्युनिकेशन भी होता है, डिसीजन मेकिंग भी होता है, वो सब भी रहेगा अगर कोई पीसीएस कर रहा है तो, ठीक है। उस पर अलग से खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये लोग डिसीजन मेकिंग के सवाल भी पूछते थे, जैसे कि मान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, और आपके सामने क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और एग्ज़ाम आपका ऐसा है कि अगर आप वैसे बोर्ड्स मान लेते हैं, ठीक है, अब क्या हुआ कि आप बोर्ड देने जा रहे हो, आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, तो अब आपके पास क्या हो गया कि आपको उसको बचाना है कि नहीं बचाना है, ठीक है। नहीं, अब जैसे कि इसका हम मतलब ठीक है, सबकी अपनी वो चीज़ें हो सकती है, बचाना इज़ द मेन थिंग, ठीक है ना। पर अगर कोई नहीं बचा रहा है, कोई उसके मतलब ये तो गलत ही बोलूँगा मैं, अगर बोलूँगा अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए तो, कि अगर किसी को लग रहा है कि मैं ही अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाऊँगा, ठीक है ना, तो लोग कभी और अपना भी सोचते हैं। तो ऐसे क्या था, एक आंसर कभी इसका सही नहीं हो सकता डिसीजन मेकिंग में, तो मल्टीपल आंसर सही होते थे, अलग अलग वेटेज होता था। पर फिर क्या हुआ कि यही चीज़ वो कहाँ चेक कर रहे हैं, एथिक्स में चेक कर रहे हैं। एथिक्स में यही चीज़ तो चेक कर रहे हैं वो केस स्टडीज़ में। तो वो बोले कि यार जब हम चेक कर ही रहे हैं तो हम यहाँ से हटा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रीलिम से क्या किया, डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट था हटा दिया। अब क्या किया, वो एथिक्स में चेक कर रहे हैं सबको। केस स्टडीज 250 में से 150 नंबर की तो मेरे ख्याल से केस स्टडीज़ ही आती हैं, उसमें बहुत केस स्टडीज़ आती हैं,
तो पूरा आपका व्यक्तित्व कहाँ चेक हो जा रहा है, यहाँ पे एथिक्स में। तो ये जो पार्ट था उन्होंने डिलीट कर दिया, हटा दिया। अब लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं, ठीक है। 30 20 ये एक एवरेज है, ठीक है। ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। अगर कभी मान लो कि डीआई ऐड कर दिया, डीआई के 12 क्वेश्चन ऐड कर दिए, तो यहां कम हो जाएगा, यहां कम हो जाएगा, यहां कम हो जाएगा, उसी हिसाब से कम हो जाएगा। पर मोटा मोटा एवरेज क्या है, ये 30 और 20 का ऐसे ही चलेगा एवरेज। तो अब अपने हिसाब से डिसाइड हमें करना है कि हमको ये दोनों करना है, ये दोनों करना है, ये दोनों करना है, या फिर ये सब करना है, ठीक है। ये सब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन करने का स्कोप ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा स्कोप रहेगा क्वेश्चन करने का, उतना ज्यादा हम किस फिगर को टच कर पाएंगे, ये। और कोशिश करेंगे कि कम से कम नहीं तो 70-72 तो हो ही, जिससे पेपर के बाद मन में घबराहट ना रहे कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा दूर रहोगे छाछट से, उतना ज्यादा क्या रहोगे, सुकून में। जितना दूर रहोगे छाछट से, उतना ज्यादा क्या रहोगे, सुकून में, ठीक है। कोशिश यही करेंगे हम लोग। क्लियर है ये सब, किस हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे, क्या क्या करेंगे, सब क्लियर है, ठीक है। तो क्या करें, स्टार्ट करें फिर आज का, क्या किससे? हाँ, तो वो हम सब रीजनिंग में करेंगे, मतलब वो चीज अब एक एक नहीं बता रहा हूं, पर कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि भाई आज 1985 को ये दिन पड़ा था रविवार, तो 2045 में कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। ये सब करेंगे, ठीक है। जितने भी सवाल होंगे कुछ छूटेगा नहीं आपका, और ये सबकी मल्टीपल प्रैक्टिस होगी। ये नहीं कि एक सवाल कराया छोड़ दिया, आपको कंसेप्ट समझ में आया, नहीं नहीं, हाँ, नो, स्टिक टू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जब प्रैक्टिस कर लोगे, जब इस चीज को पढ़ लोगे, ठीक है। आई थिंक यू विल नॉट नीड अ बुक आफ्टर दैट, आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी क्विजेज, एवरीथिंग, आई थिंक यू विल नॉट नीड द बुक। अगर उसके बाद अगर बुक की जरूरत पड़ी तो आई सजेस्ट द बुक, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो यूपी का भी देने की कोशिश कर रहे हैं? यूपी का पीसीएस कौन देता है? आप 5 6, ठीक है। क्या देंगे सभी? ये वाला सीन चल रहा है क्या कि बताना नहीं है? बताता कोई नहीं है, चलो ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है क्लास भाई, कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है ना, स्किप नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन को स्किप नहीं करेंगे, और हिंदी को भी स्किप नहीं करेंगे। अगर जिसको कोई देना कोई बुरी बात थोड़ी है, मतलब अगर कोई दे रहा है यूपी पीसीएस भी देने की मेहनत कर रहा है, तो हम इस पार्ट को भी करेंगे, ठीक है ना। हमारे इस सिलेबस के हिसाब से इस टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं, यूपी पीसीएस का आपका जो है मीडियम तक हमारे पहुंचते पहुंचते ही मैथ रीजनिंग सब खत्म हो जाएगा, ये इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। आप बेसिक से मीडियम की तरफ जाओगे, बेसिक से मीडियम की तरफ जाओगे, और यहीं आपका यूपी पीसीएस का सिलेबस खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस कर करके। क्योंकि यूपी में भी क्या है, बहुत लोग सीसैट में लटक जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के भरोसे जा रहे हैं कि भाई मैथ्स नहीं आती, हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के बेसिस पे जाएंगे, हिंदी के बेसिस पे जाएंगे, इंग्लिश के बेसिस पे जाएंगे। कुछ लोग हैं जो कम्युनिकेशन और हिंदी के बेसिस पे जाते हैं, तो हिंदी वो ऐसी पूछ लेता है, अब पूछ रहा है कि वहां लटक जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो हम कोई भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं, चाहे यूपी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, सीसैट इज सीसैट, क्लियर है। तो क्लास का अगर आज है तो इंट्रो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्लास में जो भी मैं बता रहा हूं इसको नोट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये नोट करने वाला ही है। एकदम एग्जॉस्टिव रहेगी, एक एक चीजें रहेंगी, एग्जॉस्टिव है, मतलब बहुत सारा चीज जाएगा। इसको नोट कर लेना, रिवाइज करते रहना, एमसीक्यूज इस पे सॉल्व करेंगे। क्लास में भी मैं सवाल पूछूंगा, गलत बताओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा,
ठीक है, कहाँ गलत नहीं होना चाहिए, पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ क्लास में तुम जितना भी गलत कर लो। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो रियल नंबर दो तरह से होते हैं। ठीक है, क्या, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। तो इस पोर्शन को फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी नहीं देख रहे हैं, अभी हमारा फोकस किस एरिया पे है, विदाउट डेसिमल पे। ठीक है, तो रियल नंबर ये हुआ कि जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डेसिमल हो गए, चाहे वो नॉन डेसिमल, मतलब कि जो कि डेसिमल में नहीं है, वो सारे क्या हो गए, रियल नंबर। कोई नंबर क्या अनरियल हो सकता है भाई, अनरियल हो सकता है, इसका मतलब हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या हो गया, रियल नंबर, जितने भी नंबर हो गए वो क्या हो गए, रियल नंबर। ठीक है, अब हमारे विदाउट डेसिमल में हम आते हैं। ठीक है, विदाउट डेसिमल इतना बना लिया था। ठीक है, अब विदाउट डेसिमल के अंदर सबसे पहले लिखो क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे सारे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं अपने हाथ में, सबसे इजीएस्ट तरीका है। ठीक है, क्या जीरो काउंट कर सकते हैं अपने हाथ में, नहीं, हमेशा क्या स्टार्ट करते हैं, 1। ठीक है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, क्या चलता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अंदर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब क्या इसके अंदर डेसिमल की वैल्यू आती है, नहीं। अब भाई कोई, तुम अपने हाथ में 1 से 2 के बीच में 1.5 काउंट कर सकते हो, 1.5 नहीं कर सकते। अरे कोई अगर बात मेरी काटने के लिए अगले दिन चीरा लगा के आ गया कि सर ये रहा बीच में, सर ये रहा सर आधा 1.5, तो भाई अलग बात हो जाएगी, वरना जनरली हम अंदाजा ही लगाते हैं, एकदम क्लियर नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हम हाथ पे काउंट कर ले रहे हैं, काउंटिंग नंबर जो है वो क्या हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने को अभी से समझ लो क्या होगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये ब्रैकेट लगाने का बस मतलब समझ लो, अगर मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूं तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो सेट मैंने अभी लिखा है, यहां से मान लेते हैं मैंने डॉट डॉट हटाया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ अप टू 6, अप टू 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 6। मान लेते हैं कि 6 7 8 9 10 कर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10। ठीक है, हर बार क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूं, 20 कर दूंगा, 30 कर दूंगा, 40 कर दूंगा। मेरी मेहनत है बार बार जाकर के इसको लिखने की। मैं क्या करूंगा, शॉर्ट में एकदम 1 2 3 4 5 6 n। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 अप टू n। तो ये सेट ऑफ क्या हो गया, अप टू n। तो ये क्या, ये सेट बन गया n नेचुरल नंबर्स का। किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। अगर मैंने यहां पे 6 लिखा था, यहां लगा दूं ब्रैकेट, तो क्या बोला था, 1 2 3 4 5 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 6। 6 तक का ये नेचुरल नंबर था। मैं इसमें 10 लिख दूं बोलूं तो कब तक, कहां तक का हो जाएगा, 15 बोलूं तो कहां तक हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को नंबर नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि मैं कहीं भी बोल सकता हूं, कुछ भी नंबर बोल सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा आसानी से, n। ठीक है, उस n में जहां जो भी वैल्यू डालोगे वो वहां तक का नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, मान लो तो n की वैल्यू हम 50 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का। ठीक है ना, अप टू 50। अगर मैं n की वैल्यू अगर 100 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू
ठीक है। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ 1 to 10 नेचुरल नंबर्स, तो क्या हम इनका ऐड करेंगे? 1 to 10 जो है नेचुरल नंबर्स, हमें इनका सम चाहिए, इनको ऐड करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 कब तक करेंगे? 10 तक करेंगे। कहां तक करेंगे? 10 तक करेंगे, ठीक है। मान लो कि मैं बोलूं कि 10 की जगह 20 कर दूं, तो ये चीज 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक करेंगे? ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूं n, ठीक है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n, तो हम कहां तक करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू क्या? n, अप टू n, ठीक है। तो n ये है, ये लास्ट लिमिट है जिसकी वैल्यू हम जितना भी डालेंगे हमें वहां तक को ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 10 तक को ऐड करना है, n की वैल्यू 10 है, तो कहां तक ऐड करोगे? 10 तक। बोलूं कि 15 है तो कहां तक ऐड करोगे? 20 है तो कहां तक ऐड करोगे? 30 है तो कहां तक करोगे? ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको सम को हटा देता हूं, मान लो यहां मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, तो क्या बात बदलेगी? कुछ भी नहीं। अगर मैं बोलूंगा 1 से लेकर के n तक के नेचुरल नंबर्स को, या फिर नेचुरल नंबर सिर्फ बोल रहा हूं, तो कहां से स्टार्ट होगा? वो 1 से, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन अगर हमें नेचुरल नंबर्स का करना है अप टू n, तो क्या ऐसे होगा? 1 2 3 4 5 n, क्लियर है। ये n क्या है? हमारा लास्ट लिमिट है, जहां हम जो भी वैल्यू देंगे हमें वहां तक का सम चाहिए, ठीक है। अगर n बोलेंगे कि हमें 20 तक का मल्टीप्लीकेशन चाहिए नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, तो कहां तक होगा? 20 तक मल्टीप्लाई होगा। 10 तक का चाहिए तो 10 तक होगा, ठीक है। 9 तक चाहिए तो 9 तक होगा। तो ये n का जो नेचुरल नंबर है, ये कंसेप्ट समझ में आया? ये बार बार सेट को चेंज करने से अच्छा है कि हम n की वैल्यू डिसाइड कर लेंगे कि हमें चीजें कहां तक चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में वो सीधे देगा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूलेज भी हैं डायरेक्ट, ठीक है, फॉर्मूलेज हैं डायरेक्ट, पर अभी हम फॉर्मूले पे नहीं जा रहे हैं। पहले हम समझ रहे हैं कि अगर वो बात कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या बात कर रहा है? 1 से लेकर के उस n तक की। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है एकदम? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। n समझ में आ गया? क्लियर है? अगर क्वेश्चन में देता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो समझ में आएगा अब से? क्लियर है? क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर लिखता है सम ऑफ होल नंबर, ये होल नंबर लिखता है, प्राइम नंबर लिखता है, नेचुरल नंबर लिखता है। तो अब की बार हमें पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से, ठीक है। चलो अब एक चीज देखते हैं, 2 + 3 5, ठीक है। 2 कैसा नंबर है? अगर इस हिसाब से जाए तो नेचुरल नंबर है, काउंट कर सकते हैं 1 2, ठीक है। 3 कैसा नंबर है? 5 कैसा नंबर है? तो क्या यहां से क्लियर होता है कि दो नेचुरल नंबर का सम एक नेचुरल नंबर ही देगा? क्लियर है? दो नेचुरल नंबर का सम एक नेचुरल नंबर देगा। अभी हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लियर है ये चीज? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा? यहां 5 की जगह 6 लिख ही देता हूं। 2 × 3 = 6। ये नेचुरल हो गया, ये नेचुरल हो गया, ये नेचुरल हो गया। तो क्या दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक नेचुरल नंबर देता है? ठीक है, क्लियर है? ये चीज क्लियर है यहां तक? अब मुझे बताओ, क्या दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस भी नेचुरल नंबर देगा? क्या क्या हो सकता है? 0 को भी मैं 1 से कह रहा हूं, इसके अंदर लेके चलो। अभी मतलब कि दो नेचुरल नंबर का
माइनस सब्ट्रैक्शन भी नेचुरल नंबर ही देगा, नेचुरल नंबर देगा। तो माइनस नंबर तो कभी नेचुरल नंबर नहीं होता ना, डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारा एडिशन में तो श्योर है कि नेचुरल नंबर दे रहा है, ठीक है। 2 इंटू 3, 4 इंटू 5, 6 इंटू 7, ये सब क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। तो एडिशन में तो नेचुरल नंबर ही आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में भी क्या आ रहा है। अब मान लेते हैं कि 6 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, 6 एक नेचुरल नंबर है और 10 एक नेचुरल नंबर है। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है, इतना क्लियर है। 6 में से 10 घटा दो, कितना आएगा। तो क्या -4 भी नेचुरल नंबर है, नहीं है ना, -4 नेचुरल नंबर है। तो क्या सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नंबर दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का तो हम क्या है, श्योर हैं कि वो दे रहा है, ठीक है। दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वो नेचुरल नंबर दे रहा है। पर क्या सब्ट्रैक्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है। और हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, 6 एक नेचुरल नंबर है। ये क्या साइन है, डिवीजन का, ठीक है, अच्छे से ही लिख देता हूँ। 10 नेचुरल नंबर, 6 नेचुरल नंबर, ये हमने डिवाइड किया 10 को किससे, 6 से। तो क्या जो रिजल्ट आएगा वो एक नेचुरल नंबर आएगा, डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो क्या दो केसेस आए हमारे पास। पहला केस तो ये आया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर्स आएगा, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में चांसेस है कि नेचुरल नंबर भी आ जाए। अगर मैं यहां पे क्या करूं, 12/6 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2, नेचुरल आ गया ये। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन उसमें चांसेस हैं दोनों के आने के, नेचुरल नंबर के आने के भी और दूसरा नंबर जो भी हम पढ़ेंगे वो भी आने के। किसी को कोई डाउट है यहां तक। सम ऑफ 1 फर्स्ट n समझ में आया, n का मतलब समझ में आया, क्लियर है यहां तक। किसी को भी जो डाउट है वो पूछ लेना क्लास में, ठीक है। नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया हमने। अगला इज ठीक है। तो क्या नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर है कि नहीं। हाँ, अभी हमने रियल नंबर की हेडिंग बनाई थी, उसके अंदर क्या किया था, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विदाउट डेसिमल, ठीक है। विदाउट डेसिमल में पहला क्या था, नेचुरल नंबर। तो अगर मैं बोलूं कि ये नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर है तो ये सही है कि नहीं। अगर फ्लोचार्ट के हिसाब से जाओ, रियल इसके अंदर था विदाउट डेसिमल और इसके अंदर था नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर इस रियल नंबर के अंदर है कि नहीं, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है कि जो नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर है, क्योंकि कोई भी नंबर रियल नंबर के बाहर नहीं है। क्लियर, कोई भी नंबर रियल नंबर के बाहर नहीं है, इसलिए नेचुरल नंबर भी रियल नंबर के अंदर है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, होल नंबर, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि हम 1 2 3 4 काउंट तो कर लेते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि जगह खाली भी रह जाती है, ठीक है। तो वो भी दिक्कत आ रही थी। तो क्या हुआ, नेचुरल नंबर की जगह उन्होंने स्टार्ट किया कि चलो ये तो काउंट कर लेंगे। अब हम क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो होल नंबर क्या है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से। ये सब डेफिनेशंस याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसी एज इट इज़ आएगी, ठीक है ना। अगर कुछ आ गया कि होल नंबर में काउंट करो कितने जीरो हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है ना, कि होल नंबर की सीरीज है उसमें काउंट करो फ्रॉम द स्टार्टिंग कि उस सीरीज में कितने जीरो आते हैं, ठीक है, 10 20 30 40 50 60। अब मान लो किसी को होल नंबर नहीं पता है तो वो क्या करेगा, एक जीरो छोड़ देगा, एक जीरो ये बिगिनिंग वाला छोड़ देगा, क्वेश्चन गलत हो गया। और ऑप्शन क्या रहेगा, इससे एक कम वाला रहेगा ही रहेगा, जितने भी रहेंगे उससे एक कम वाला रहेगा ही रहेगा, 0, क्योंकि उसको पता है कि भाई आधे लोग होंगे जिनको होल नंबर में और रियल और नेचुरल नंबर में डिफरेंस नहीं पता है। तो अगर मैं सवाल बोलूं कि
होल नंबर की स्टार्टिंग से लेकर के 100 के बीच में कितने जीरो आते हैं, ठीक है, तो आप काउंट कर लोगे इसको। पर यही चीज आप नेचुरल नंबर में छोड़ दोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो नेचुरल नंबर में एक जीरो कम होगा हमेशा होल नंबर से। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर है? तो क्या ये चीज को हम लिख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है? हाँ, जिसको डाउट है पूछो, जिसको डाउट है पूछो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n तक जा रहा है। ये जीरो के बाद यही चीज चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n। तो यहां पे जीरो के बाद मैं आई लिख सकता हूं, यहां पे जीरो और आई, अरे आई नहीं सॉरी एन। जिसको डाउट है वो अभी पूछो। क्लियर है ये कि ये मैंने एन क्यों लिखा? हाँ, नहीं देखो उसमें रहेगा कि क्वेश्चन में रहेगा, मेरा ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना। तो वो बोलेगा कि 0 से 100 के बीच में, है ना, जितने भी जीरो रहेंगे 100 इंक्लूडिंग, ये सवाल में रहेगा, ठीक है। 100 इंक्लूडिंग बोलेगा तो लेंगे, एक्सक्लूडिंग बोल देगा अलग से कि 100 को एक्सक्लूड कर देना है तो फिर नहीं लेंगे। वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग, ठीक है। एक्सक्लूडिंग कर बोल देगा तो हम 100 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लिख देगा अप टू 100 तो इसका मतलब है, अब यही सब इंग्लिश में है, अप टू 100 का मतलब, हाँ पूछो। हाँ नहीं, 2 जीरो काउंट होगा, दो, अच्छा ये क्वेश्चन था क्या? अच्छा ठीक है, 2 जीरो काउंट होगा, ऑब्वियसली 2 जीरो काउंट होगा। अब जैसे 10 का 1 जीरो काउंट होगा, 100 को अगर इंक्लूड करेंगे तो ये 2 जीरो काउंट होंगे, तो टोटल 3 जीरो हो गई है। ये जितने भी होंगे काउंट होंगे, 1000 होगा तो 1000 के 3 जीरो होंगे, 10,000 होगा तो 4 जीरो, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये चीज समझ में आई यहां पे एन क्यों लिखा गया है। भाई होल नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दूं, एक सेट बना दूं, तो वो होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि एन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 एन तक, उसमें बस जीरो ऐड कर दिया उस सेट में, तो क्या बन गया वो होल नंबर। तो दो चीजें क्लियर है हमारी, ठीक है। होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है। नेचुरल नंबर का जो सम है, दो नेचुरल नंबर का सम क्या देता है हमेशा, मल्टीप्लिकेशन क्या देता है हमेशा, सब्ट्रैक्शन क्या देता है, मे बी और मे बी नॉट, ठीक है ना, डिवीजन भी मे बी और मे बी नॉट। और ये क्या हो गया हमारा होल नंबर, ठीक है। अच्छा विदाउट डेसिमल चल रहा था ना हमारा, ठीक है। अगला लिख लो प्राइम, बस ये लास्ट है, नहीं प्राइम से पहले लिख लो इवन, ठीक है। इवन नंबर की सबसे बड़ी एक ही कंडीशन है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर जो है डिविजिबल बाय, ठीक है। तो 2 4 6 8 10, अब अगर मैं यहां n लिखूं तो समझ में आ रहा है कि जहां तक मैं मांगना चाह रहा हूं, अगर आपसे बोलूं कि 20 तक लिखो n की जगह तो 20 तक होगा, 40 लिखो तो 40 तक होगा, 100 लिखो तो 100 तक होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या, सब क्या होते हैं, इवन नंबर। अब क्वेश्चन अगर मैं बनाना चाहूं, देखो मैं दो ही चीज से क्वेश्चन बना सकता हूं, अभी जितना भी है। मैं बोलूं कि सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स विच आर इवन। ये क्वेश्चन बन गया अपने आप कि हम पहले
या फिर n ले लो, या फिर अभी मैंने एग्जांपल लिया 20 के, तो पहले 20 नेचुरल नंबर जो कि इवन है उनका सम हमें चाहिए। तो ये क्वेश्चन बन गया एक, ठीक है। या फिर इसको मैं होल कर दूं तो भी एक सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे ही आएंगे, बस इसमें चीज़ें ऐड होती जाएंगी, बेसिक्स में चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। हमने क्या किया, नेचुरल नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, एक क्वेश्चन बना दिया, सम ऑफ फर्स्ट क्या 20 नेचुरल नंबर्स, वो सारे नंबर जो कि इवन हो उसका सम निकालो। तो हम क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अप टू कहाँ तक जाएगा ये n की वैल्यू कितनी, नहीं ये क्या लिखा है यहाँ, कहाँ तक जाएगा ये 20 तक। 2n के हिसाब से मत सोचो, ठीक है ना। यहाँ पे n की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि n हमें कब तक चाहिए, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अच्छा फर्स्ट 20 चाहिए ना, 40 हाँ 40 क्योंकि एक एक छोड़ के आएगा ना, ठीक है, एक एक छोड़ के आएगा, तो क्या आएगा ये 40, तो 40 तक हमें चाहिए होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अगर मैं 10 बोलूं तो कितना आएगा यहां पे 20। क्लियर है ये, ठीक है। क्लास काफी ज्यादा हो गया टाइम। सी सैट तुम्हारी क्लास स्टार्ट कितने बजे थी हो रही थी, तो स्टार्ट कितना हो रही थी, 11:30 से 1 थी ना, तो स्टार्ट कितने बजे हुई थी, तो 12 से 1:30 चलेगी कि नहीं चलेगी। मैथ्स कैसे क्लियर होगा सी सैट, हाँ कितने बजे से, चलो ठीक है फिर। यहां तक किसी को कोई डाउट था, क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है, एकदम कोई भी डाउट कहीं भी नहीं था, ठीक है। अगर मैं बोल देता मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो कि इवन है, तो कहां से स्टार्ट करते, 2 4 6 8 जहां तक हमें जाना है, ठीक है ना। इसमें हर एक नंबर छोड़ छोड़ के आएगा तो वो वैल्यू डबल हो जाएगी।